नमस्ते, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया, एकदम मस्त, एकदम ज़बरदस्त होंगे सभी बच्चे। तो सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। आपके प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित में आप लोग एकदम बढ़िया हैं। ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, तो सभी बच्चे आ जाएँ जल्दी से और एक बार बता दें कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। तो भई बताएँ आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है या नहीं? एक बार क्लियर कर दीजिएगा, फिर हम लोग क्लास को करते हैं शुरू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चों को राम राम, सभी बच्चों को नमस्कार। ठीक है, चलो भाई आ जाओ जल्दी से। तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था एटम वाला, उसमें सिर्फ आपको एक चीज और पढ़नी है आज। क्या? कि भाई जब परमाणु होता है, परमाणु के चारों तरफ जो कक्षाएं बनी होती हैं उनमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से या कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं कक्षाओं के अंदर। ठीक है, तो भाई परमाणु की संरचना से संबंधित परमाणु संरचना मॉडल हम लोग पढ़ रहे थे, परमाणु संरचना मॉडल। ठीक है, तो परमाणु की संरचना से संबंधित एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चरल मॉडल, इस मॉडल में आपको एक अंतिम मॉडल और पढ़ना है। क्या बेटा? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नील बोर, नील बोहर। तो दो हमने कल पढ़ लिए थे साइंटिस्ट। एक तो जे थॉमसन का तरबूज वाला मॉडल पढ़ लिया था, दूसरा हमने रदरफोर्ड जी का अल्फा कर्ण प्रकीर्ण प्रयोग पढ़ लिया था। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं नील बोर का सिद्धांत। ठीक है, तो भाई नील बोर साइंटिस्ट नील बोहर, इन्होंने भी अपना परमाणु से संबंधित एक मॉडल दिया, या इन्होंने सही में वास्तव में जो परमाणु की संरचना है उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं इस बात को बताया। तो नील बोर जी का जो मॉडल था इसे बोलते हैं नील बोर मॉडल। ठीक है, नील बोर मॉडल। तो इस मॉडल का नाम है नील बोर मॉडल। नील बोर मॉडल ने क्या करा बेटा? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, स्थिति के बारे में बताया। समझ में आ गई बात? तो इन्होंने क्या करा बेटा? इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बताया। ठीक है, इनके मॉडल ने। तो लिख लीजिएगा, टेल अबाउट द स्टडी ऑफ या द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसके मॉडल ने सही मायने में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में बताया था? नील बोर के मॉडल ने। नील बोर का जो मॉडल था ना वो बेसिकली 1913 के आसपास आया था बेटा। ठीक है, चलो अब एक जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ। सभी बच्चे आ गए भाई? अब सभी बच्चों को एक जानकारी मैं देना चाहती हूँ कि आज आपकी केमिस्ट्री की लास्ट क्लास है। तुम्हारे कान खड़े हो गए होंगे कि लास्ट क्लास। लास्ट क्लास उस वे में है, कल से आपकी फिजिक्स चलेगी। ठीक है, तो जब दिवाली, अभी आपकी फिजिक्स की जो वो है, दिवाली की छुट्टियां पड़ जाएंगी आई थिंक 11 के आसपास। तो उन क्लासेस में 11, 12, 13 और 14, उन 4 क्लासेस में मैं आपके कराऊंगी केमिस्ट्री। ठीक है, क्योंकि सर दिवाली की छुट्टी पर गांव जाएंगे, अपने घर जाएंगे और आपको अभी फिजिक्स भी पढ़नी है। तो फिजिक्स फिर आप लोगों की टाइम नहीं बचेगा फिजिक्स पढ़ने का। तो अभी मैं कल से आप लोगों का जो सर है वो फिजिक्स शुरू कर रहे हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, तो तुम फिजिक्स पढ़ लो पहले अच्छे से, फिजिक्स खत्म कर लो, उसके बाद जो केमिस्ट्री की क्लासेस बची हुई हैं फिर आपको वो मैं कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, और जो दिवाली की 3 दिन की छुट्टियां पड़ेंगी ना बीच में, उनमें भी मैं आपके जो बचे हुए टॉपिक हैं वो पूरा करवा दूंगी। मेरी एक बात सभी बच्चे ध्यान से सुनो, देखो बायोलॉजी से आने की क्वेश्चन ज्यादा संभावना होती है एग्जाम में। बायोलॉजी आपने कर ली पूरी, जो पढ़ाया है वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में आता है एक क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन के लिए इतनी सारी केमिस्ट्री पढ़ना कहाँ की समझदारी है ये बताओ। भाई आप मैथ पढ़ो जहां पे आपको नंबर मिलेंगे बेसिकली, बिल्कुल मैथ करो, मैथ को टाइम दो। ठीक है, हिंदी पढ़ो, हिंदी को टाइम दो, वहां से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब केमिस्ट्री से ये नहीं पता कि क्वेश्चन आया तो आया, नहीं भी आया तो नहीं भी आया। इतना ज्यादा केमिस्ट्री को डीप में बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है ना मेरी बात? तो अगर आप सिर्फ केमिस्ट्री के पीछे पढ़ोगे, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे और उसमें भी एक नंबर आया नहीं आया, और क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल सा आएगा, ऐसे पूछ लेगा इमली में कौन सा एसिड होता है। ठीक है,
या कोई और एसिड आपको पूछ लेगा, किसी फॉर्मूला पूछ लेगा, केमिकल फॉर्मूला, धावन सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे पूछ लेगा। तो भैया इस चक्कर में आप ना पढ़े कि केमिस्ट्री को पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या करना है प्यारे बच्चे, कि कल से आपकी फिजिक्स शुरू हो जाएगी, ठीक। फिजिक्स पढ़ लो, क्योंकि फिजिक्स से एक क्वेश्चन आना ही आना है। फिजिक्स पढ़ लो, और दिवाली की जो छुट्टियां पड़ेंगी उस बीच में 1-1 घंटे की आपकी क्लास लगाकर जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे एसिड बेस कर लेंगे आज, मेटल नॉन मेटल बचेगा, वहां से आ जाएगा। एक केमिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ सकता है, उसको करा दूंगी। तो 3-4 टॉपिक है कुल जो आपको केमिस्ट्री में पढ़ने हैं, वहीं से आपका क्वेश्चन लग जाएगा बेटा, बिल्कुल, ठीक है। और अगर नहीं लगा तो फिर कितना भी पढ़ लो, वहां से भी नहीं लगेगा। तो भैया फिर आप समझदारी, आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से आया, नहीं भी आया वो निश्चित नहीं है। अगर आया तो मेटल, नॉन मेटल, एसिड, बेस, केमिकल फॉर्मूला, यहीं से टपक पड़ेगा तुम्हें क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से बनना होगा, क्योंकि उतना डीपली आपको आती ही नहीं है केमिस्ट्री, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, बिल्कुल भी दिक्कत मत लो। कल आप लोगों का क्या होगा, अब एक बच्चा बोल रहा है हिंदी में लिखो मॉडल, बेटा मैंने लिख दिया, ठीक है, मॉडल। तो आप लोग याद रखना, कल से आपकी फिजिक्स शुरू हो जाएगी, और जैसे फिजिक्स का सिलेबस होगा, जो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर मैं आपके वो करा दूंगी, ठीक है। तो परेशान ना हो, आ जाओ, इस बात को समझ लो। अब ये लास्ट है बेटा इस टॉपिक से, इसके बाद एसिड बेस बढ़ाऊंगी। देखो, परमाणु संरचना के बारे में जो सबसे लास्ट मॉडल था ना, वो नील बोर का था, और इन्हीं के मॉडल ने इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति के बारे में हमें बताया। अब इन्होंने क्या बताया नील बोर ने, इन्होंने बोला कि जो परमाणु होता है, मान लो ये परमाणु है ना, इस परमाणु के बाहर की तरफ कुछ कक्षाएं बनी होती हैं ऐसे, ये है प्यारे बच्चे कक्षाएं, ये, और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। सिर्फ इतनी सी बात इन्होंने बताई थी नील बोर ने। बात इतनी सी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी, बात इतनी सी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। समझ में आई? हाँ, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं बिल्कुल कराऊंगी आपको, आप परेशान मत हो। इसी टाइम चलेगी बेटा केमिस्ट्री की, फिजिक्स की क्लास आप लोगों की कल से, ठीक है, इसी टाइम चलेगी फिजिक्स की क्लास। चलो आओ, तो बेटा टाइम ज्यादा अपना मैथ को, अपनी हिंदी को, इनको दो। बायोलॉजी भी पढ़ लो, क्योंकि वहां से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री से बहुत रेयर अब तक पूछा गया है, और पूछा भी गया है तो या तो ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल ही एकदम ऐसा क्वेश्चन है कि किसी ऐसा पूछ लेगा गाड़ी के बैलून में कौन सी गैस होती है, ऐसे करके जो आपको मैराथन में कराए जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। या इन्हीं से एसिड बेस सोल्ट से पूछ लेता है, यहीं से आ जाता है फिर क्वेश्चन। तो उतना डीपली आपको केमिस्ट्री के पीछे टाइम खराब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है। चलो अब देखो, आओ बात करते हैं हम लोग कि जो नील बोर थे इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है, एटम होता है, उसके चारों तरफ कुछ कक्षाएं होती हैं। उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं, ठीक। अब ये कक्षाएं कौन कौन सी हैं, इनका नाम क्या है? तो बेटा ये जो आपको व्हाइट कलर से मैंने बना रखी हैं, ये हैं कक्षाएं। क्या बोलते हैं इन्हें? कक्षाएं बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको ऑर्बिट, ऑर्बिट्स बोल दीजिए, या बेटा शैल बोल दीजिए, शैल, ठीक है। तो कक्षाएं होती हैं, या ऑर्बिट बोल देते हो इनको, या शैल, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब ये कक्षाएं होती कितनी है? तो ये कक्षाएं होती हैं बेटा 4। कौन कौन सी? तो लिख लीजिएगा, ये कक्षाएं होती हैं 4। कितनी कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं? बेसिकली 4। इन्हीं को आप शैल भी बोलते हो, ठीक है। तो कौन कौन सी? पहली कक्षा होती है के, दूसरी कक्षा होती है एल, तीसरी कक्षा होती है एम, और चौथी कक्षा होती है एन। जिसको भी एबीसीडी याद है उन्हें कक्षा भी याद हो जाएंगी, के एल एम एन, ठीक है। तो एबीसीडी है एक तरीके की। ये हैं कक्षाओं के नाम, के कक्षा, एल कक्षा, एम कक्षा, एन कक्षा। सबसे पहली कक्षा कौन सी होती है? ये के, तो ये नाभिक के पास वाली कक्षा है, नाभिक के समीप वाली कक्षा है बेटा। ये नाभिक के सबसे समीप होती है, नियर टू न्यूक्लियस, नियर टू न्यूक्लियस होती है। कैसे मैम जी? नाभिक के करीब कैसे? तो देखो भाई, ये परमाणु है ना। अब ये परमाणु है तो परमाणु के अंदर ये बन रहा है नाभिक, ठीक, ये नाभिक है, और यहां पर ये है कक्षा, ऐसे। तो ये जो नाभिक है इसके पास वाली कक्षा ये है, ये के कक्षा है। फिर एक और कक्षा है इस तरीके से, एल कक्षा, तो ये नाभिक से थोड़ा दूर है। फिर एक और कक्षा है ऐसे, ठीक है, एम कक्षा, ये नाभिक से और दूर है।
फिर एक और कक्षा बन रही है भाई n कक्षा, ये नाभिक से और भी दूर है। तो नाभिक के या परमाणु के सबसे करीब वाली कक्षा कौन सी है? k, ठीक है। l कक्षा m कक्षा थोड़ी दूर है, और सबसे दूर नाभिक के सबसे दूर, ठीक है, नाभिक से दूर या नाभिक से अधिक दूर वाली कक्षा कौन सी है? वो है n, यानी सबसे दूर वाली कक्षा n है बेटा, ठीक है, अधिक दूर होती है ये, ठीक है। तो लिख लेना फार टू न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से दूर वाली कक्षा है, ठीक। अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं मैम, इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऐसे ऐसे, तो किसी भी कक्षा में कितने भी इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो भाई, है ना। हाँ, टाइम वेस्ट नहीं, बस ऐसा है, केमिस्ट्री से थोड़े कम ही क्वेश्चन बनते हैं, तो और वो भी एक दो टॉपिक से ही बन जाते हैं, क्योंकि उतना हाई लेवल की आपकी साइंस नहीं है जीडी के अंदर। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग इतना ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट ना करके अपना हिंदी, मैथ्स, इन सब चीज़ों पे दो, जीएस पर, है ना, वहाँ पे टाइम का यूटिलाइज करो। तो वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ चीज़ें, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ, इन ऑर्बिट्स में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट्स। बेटा वही अब मैं बात बताने वाली हूँ कि ये जो आपके ऑर्बिट है, ये जो आपकी कक्षाएं हैं, क्या किसी भी कक्षा में कितने भी इलेक्ट्रॉन रख दो? नहीं बेटा, हर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। कितनी कितनी होती है? तो बेटा अगर आपको कभी एग्जाम में पूछे कि के कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में, एम में और एन में, यानी इन कक्षाओं में मैक्सिमम कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बेटा याद रखना, के कक्षा में आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एल कक्षा में आ सकते हैं 8, 2, 8, 18, 32, ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक है। यानी के कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल कक्षा में 8 आ सकते हैं, एम कक्षा में 18 और एन कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी के कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, एल कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं आ सकते, एम कक्षा में 18 से ज्यादा नहीं आ सकते और एन कक्षा में 32 से ज्यादा नहीं आ सकते। इनकी संख्या को बताने के लिए कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, नील बोर ने एक फॉर्मूला भी दिया था। वो फॉर्मूला था बेटा 2 की पावर n 2 n की पावर 2, ये फॉर्मूला है बेटा। अब इस फॉर्मूले से आप इनकी संख्या भी निकाल सकते हो। कैसे? भाई देखो, ये कक्षा पहली कक्षा है, बिल्कुल, तो ये जो n है ना, n की वैल्यू ये रखनी है 1 2 3 4 ऐसे। तो अगर k कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, तो भैया k के लिए n का मान कितना? 1, क्योंकि k तो पहली कक्षा है, इसीलिए रख दो 1। तो 1 की पावर 2 निकालोगे तो बेटा जब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? 2, यानी k कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम? 2। अब l के लिए पूछ ले, l के लिए n का जो मान होगा वो ये होगा 2, क्योंकि l तो दूसरी का नंबर की कक्षा है, तो l के लिए n का मान 2 होगा। तो इस बार n की वैल्यू 2 रख दो, 2 रख दी भाई, ऐसे कर दो। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। वैसे ही m के लिए पूछ ले n का मान, तो बेटा m तीसरी कक्षा है, तो इसीलिए m के लिए n का मान 3 रख दो भाई, 3 की पावर कर दो ऐसे। इसको सोल्व करोगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही n के लिए जो n का मान है वो 32 आ जाएगा, और n जो है वो चौथी कक्षा है, तो रख दो भाई 4 की पावर 2, इसीलिए 32 ऐसे करके भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप लोग इनकी संख्या, ठीक है। समझ में आ गई बात? चले आगे, चलो अब आ जाएंगे, आगे बात करेंगे। संदीप बेटा ये तो लाइव क्लास है आपकी, अब आ जाओ, अब आगे बात करते हैं। तो बस एटॉमिक मॉडल के अंदर इतनी चीजें हैं जो आपको पढ़ लेनी। परमाणु मॉडल या एटम्स जो टॉपिक था उससे इतनी चीजें हैं जो आपको कवर अप करके चलनी है, ठीक। आ जाओ अब आगे बात करते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और प्यारे बच्चे, अम्ल, क्षार और लवण। अब पढ़ेंगे हम ये, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, पिछली बार आया था किसी को क्वेश्चन पेपर में नींबू में कौन सा एसिड होता है ये पूछ लिया था, किसी क्वेश्चन सेट के अंदर चींटी में कौन सा एसिड होता है ये पूछ लिया था।
ऐसे ऐसे करके आए, ठीक है, समझ में आई? ठीक है बेटा, वो देख लेंगे अजीत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम पहले फिजिक्स पढ़ लो आराम से, फिर मैं केमिस्ट्री करा दूंगी, तुम दिक्कत मत लो, ठीक है, सारे के सारे बच्चे। चलो आ जाओ, अब देखो इधर, अब हम लोग बात करेंगे एसिड बेस एंड सोल्ट की। तो सबसे पहले इन दोनों को पढ़ते हैं, एसिड और बेस को। इधर लिख लेंगे बेटा अम्ल और इधर लिख लेंगे बेटा क्षार। अगर यहां से क्वेश्चन बना तो वो यही बनेगा कि किसमें कौन सा एसिड होता है, ये पूछ लेगा। चलो आ जाओ, इधर लिखो एसिड, इधर लिखो बेस, ठीक। अब एसिड की बात करें बेटा, तो एसिड क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, समझते चलना बेटा। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, यानी जब इनको पानी में घोलोगे, जलीय विलयन बनाओगे, जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। कैसे आयन देते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन लिख ही देती हूँ, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, अम्ल कहलाते हैं। तो सीधा सीधा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि वो पदार्थ जिनको पानी में घोलने पर, जल में घोलने पर वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या है, अम्ल है, क्षार है, धातु है, अधातु है, क्या है? तो आप बता दोगे, उनको कहते हैं भाई अम्ल। तो वो पदार्थ जो पानी में घोलने पर क्या देंगे भाई, हाइड्रोजन आयन देंगे। तो लिख लीजिएगा एलिमेंट्स दैट रिलीज, एलिमेंट्स दैट रिलीज या दैट डोनेट हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन होता है जलीय विलयन। तो जो जलीय विलयन के अंदर हाइड्रोजन प्लस आयन देंगे उन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या, अम्ल। क्षार क्या करेंगे, अगर क्षार को तुमने पानी में डाल दिया, क्षार क्या करेंगे, तो बेटा क्षार जो होते हैं, ठीक है, हाँ सब बताऊंगी अभी किसमें कौन सा एसिड होता है। अभी सुनो, क्षार क्या करते हैं, अगर इनको पानी में घोला तो ये OH नेगेटिव आयन देंगे। तो लिख लेना भाई, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन देते हैं। भाई अम्लों ने क्या करा, H पॉजिटिव आयन दिए, क्षार ने क्या करा, OH नेगेटिव आयन देते हैं, वो होते हैं भाई क्षार, ठीक है। तो लिख लीजिएगा एलिमेंट्स दैट donate OH negative ion, OH negative ions in aqueous solution, in aqueous solution, aqueous solution। तो भाई जो जलीय विलयन के अंदर क्या दे, OH नेगेटिव आयन दे। तो दिमाग में अभी एक बात फिक्स कर लो, क्या, कि मैम जी जब भी हाइड्रोजन आयन की बात होगी तो बात अम्ल के बारे में होगी, और जब भी OH नेगेटिव आयन की बात होगी तो बात क्षार के बारे में होगी, ठीक है। तो जिसके भी फॉर्मूले में आपको OH नजर आएगा वो एक क्षार होगा, और जिसके भी फॉर्मूले में आपको हाइड्रोजन नजर आएगा बेटा वो एक अम्ल होगा। प्यारे बच्चे, समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आ जाओ अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि अम्ल और क्षार और क्या क्या करते हैं, और क्या क्या इनकी क्वालिटी होती है। तो देखो भाई, अम्ल जो होते हैं बेटा, जब इनको तुम स्वाद लोगे, इनका अम्लों का एसिड को जब टेस्ट करोगे, अम्ल का जो स्वाद होता है वो होता है खट्टा, ठीक है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है बेटा, खट्टा होता है, पूछा जाता है ये भी, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो इनका टेस्ट जो होता है शोर टेस्ट होता है, खट्टे लगेंगे तुम्हें अम्ल, खट्टे, ठीक है। अब अगर तुम बेस को खा रहे हो बेटा, अगर तुम बेस को खा रहे हो, क्षार को खा रहे हो, तो इनका जो स्वाद आपको लगेगा, इनका जो टेस्ट आपको लगेगा वो कैसा लगेगा, ये लगेंगे तुम्हें कड़वे कड़वे, ठीक है। कैसे लगेंगे भाई, कड़वे कड़वे। सुदर्श कुमार बेटा, आप पहली वाली क्लास देख लेना, उसमें आपको सिलेबस पता चल जाएगा, ठीक है। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्सिल, मतलब एक तरीके से जहां भी आपको O और H आयन नजर आ रहे हैं वो क्षार ही होते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल आयन जिसको आप लोग कई बार बोल देते हो, ये होते हैं हाइड्रोजन आयन,
हाइड्रोजन आयन, ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये होते हैं OH आयन, ठीक, यानी नेगेटिव का चार्ज होता है इन पर। तो ये क्षार होते हैं, ये अम्ल होते हैं, ठीक। चलो चलो आओ। क्षार का स्वाद होता है भाई कड़वा। क्षार कैसे लगते हैं? बिटर, कड़वे लगते हैं। ये भी पूछ लिया गया था। अम्लों का स्वाद कैसा होता है, क्षार का स्वाद कैसा होता है, ठीक। चलो अब आ जाओ इधर। अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये कि आपको पूछ लेगा कि लिटमस पेपर जो होते हैं, बेटा केमिस्ट्री में ना छोटे छोटे पेपर होते हैं। आप कभी केमिस्ट्री की लैब में गए हो, वहां छोटे छोटे पेपर से रखे हुए होते हैं, उनको बोलते हैं लिटमस पेपर। लिटमस पेपर हमें पहचान कराते हैं कि कौन सी चीज अम्ल है, कौन सी चीज क्षार है। तो जब आप लिटमस पेपर पर अम्ल डालोगे, यानी नींबू निचोड़ दिया तुमने लिटमस पेपर पर, तो लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा वो आपको पूछ लेगा। तो आ जाओ बेटा, अब बात करते हैं लिटमस पेपर की, लिटमस पत्र की बात करते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, तो जो अम्ल होते हैं ना, ये लिटमस पेपर को कैसा कर देंगे, यानी आपको पूछेगा कि अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं। तो जब आप नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डालोगे तो लिटमस पेपर लाल हो जाता है बेटा। कैसा हो जाता है? लाल। तो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जो अम्ल होते हैं, यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं अम्ल। अब यही क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? ऐसे आएगा कि अम्लों के बारे में सही कथन क्या है। अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, काले लिटमस को हरा कर देते हैं, या हरे लिटमस को लाल कर देते हैं। ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं बेटा, ठीक है। समझ में आई? वो क्या, मो क्या, बेटा कॉपी पेस्ट मत करो संदीप, ठीक है। चलो मैम वो क्या, मो क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा क्या लिख रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आए भाई। आपको पूछेगा कि जो लिटमस पेपर होते हैं, जब आप नीले लिटमस पेपर पर नींबू निचोड़ दोगे तो नीला लिटमस पेपर कैसे रंग में कन्वर्ट हो जाएगा? आप बताओगे लाल में। तो अम्ल, भाई नींबू में क्या है? एसिड है, नींबू खट्टा होता है, नींबू में अम्ल है। तो बेटा नींबू जो होगा वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। तो समझ में आई? ऐसे पूछेगा कि जो लिटमस पेपर है उनके बारे, आपको ऐसे पूछेगा अम्लों के बारे में सही कथन क्या है। आप बता देंगे अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते। वैसे ही आपको क्षार के बारे में पूछेगा कि अगर आपने क्षार को लिटमस पत्र पे डाल दिया, लिटमस पेपर पर डाल दिया, तो क्षार क्या करेंगे? क्षार उल्टा कर देंगे। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षार उल्टा करते हैं, लाल को क्या कर देते हैं बेटा? नीला। यानी रेड लिटमस पेपर पर जब आप साबुन रगड़ दोगे तो वो नीला हो जाएगा, ब्लू। तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं जो क्षार होते हैं। तो क्षारों के बारे में भी सेम ऐसे ही पूछ लेगा कि क्षारों के बारे में सही कथन क्या है। क्षार नीले लिटमस को लाल करते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं, काले लिटमस को हरा, हरे को पीला, ऐसे पूछ लेगा। तो याद रखना, लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं जो क्षार होते हैं, ठीक है भाई। समझ में आ गई? क्लियर? चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक बच्चा तो एक शायरी सी लिख रहा था, निकल गया उसका कमेंट सादगी के ऊपर। चलो आओ भाई आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट। अब आपको पूछे कि जो अम्ल होते हैं या जो क्षार होते हैं, इनका पीएच मान कितना होता है, इनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है। तो आइए अब बात करेंगे पीएच वैल्यू के बारे में, ठीक है बेटा। चलो आओ, तो भाई हेडिंग देना पीएच स्केल। पीएच स्केल हिंदी में लिखते हैं इसको पीएच पैमाना, पैमाना। अच्छा, जब तुम अपनी 8th क्लास में थे या 6th क्लास में थे, तुम ड्राइंग करते होगे, करते थे ना, तो तुम स्केल का भी यूज करते थे लाइन खींचने के लिए। जैसे एक आलेखन आता था आपको बनाने के लिए, ऐसे कि एक चतुर्भुज आलेखन का निर्माण करे, तो तुम उसमें लाइन खींचते थे, कमल पत्तियां ऐसे बनाते थे। वैसे ही एक और स्केल होता है बेटा, जिसको बोलते हैं पीएच स्केल, पीएच पैमाना। पीएच स्केल की खोज किसने करी, आपको पूछ ले तो बेटा ये जो पीएच स्केल है ना, इसकी जो डिस्कवरी करी थी वो सोरेनसन ने करी थी। किसने करी थी भाई? सोरेनसन, सोरेनसन ने करी थी, ठीक है।
तो सोरेनसन जी ने डिस्कवर करा था पीएच स्केल को, सोरेनसन, ठीक, सोरेनसन। तो सोरेनसन जी ने पीएच स्केल की खोज करी थी बेटा। ये क्या होता है, कैसा स्केल है, चलो तुम्हें आज पीएच स्केल दिखाती हूँ। इस पे 0 से 14 तक नंबर लिखे होते हैं पीएच स्केल पर। देखो ऐसा होता है ये पीएच स्केल, दिख रहा है ये पीएच स्केल है प्यारे बच्चों। इस पर लिखे होते हैं, देखो 0 से 14 तक नंबर लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं ना। चलो बस यही आ जाएगा आपको एग्जाम में कि पीएच स्केल की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो 0 से 14 तक इस पे नंबर लिखे होते हैं। अगर कोई चीज 0 से 7 के बीच में है बेटा, ठीक है, 0 से 7 के बीच में, उसको हम अम्ल मानते हैं। उसको हम क्या कहते हैं भाई, अम्ल। अगर कोई चीज 7 से 14 के बीच में है बेटा, उसको हम क्षार मानते हैं, क्षार, ठीक है। और अगर एकदम 7 पे है कोई चीज, अगर 7 पे है एकदम, तो उसको हम फिर उदासीन मानेंगे, ना अम्ल ना क्षार, उसको फिर हम उदासीन मानते हैं, ठीक है। तो पीएच स्केल भी बताता है कि कौन सी चीज अम्ल है, कौन सी चीज क्षार है, ठीक। तो आइए बात करते हैं कि अम्ल जो होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है, ठीक है। देखो यहीं से पता चल गया आपको। अगर आपको कभी पूछे कि अम्लों का पीएच मान क्या होता है, अगर कोई 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, तो बेटा ये सब अम्ल की कैटेगरी में आते हैं, ये सब अम्ल होते हैं। अम्लों का पीएच मान 0 से 6.8 तक होता है। 6.8 क्यों मैम जी, क्योंकि बेटा मैंने बोला 0 से 7 के बीच में, तो भैया अगर हम 6.9 की भी बात कर रहे हैं ना, तो वो भी अम्ल है। लेकिन अगर एग्जैक्ट 7 पर आ गई कोई चीज, तो फिर वो उदासीन हो जाएगी, फिर वो उदासीन हो जाएगी बेटा। समझ में आ रही है ना बातें, तो आओ मैं वही समझाती हूँ। देखो देखो भाई, पहले तो ये लिख लो कि पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है। पीएच की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, तो बेटा पीएच जो होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो याद रखना भाई, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये होती है पीएच की फुल फॉर्म, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन प्यारे बच्चे, ठीक है। अब ये जो पीएच है इस पर कितने कितने नंबर लिखे होते हैं, ये आपको पूछ ले, पर कितने कितने नंबर लिखे होते हैं। तो भाई देखो ये रहा पीएच स्केल, अभी अभी दिखाया था, मान लो ये पीएच स्केल है, तो 0 से 7 होता है बीचों बीच, और इधर होता है 14। अब मैंने अभी अभी बताया आपको, अगर हम अम्लों की बात करते हैं, एसिड की, तो बेटा अगर कोई चीज एसिड है ना, तो वो एसिड कब कही जाएगी, जब उसका पीएच मान 0 से 6.9 के बीच में हो, उसको आप कहते हो एसिड, ठीक है। अब मैम कोई चीज क्षार कब कही जाएगी, जब उसका पीएच मान 7.1 से 14 के बीच में हो, तो उसे तुम क्या बोलोगे बेटा, क्षार बोलोगे, बेस बोलो। बात समझ में आई या नहीं, जल्दी बताओ, बात समझ में आई या नहीं बेटा, ठीक है, समझ में आई। बेटा मुजीब जाफरी जी, बेटा कमेंट पढ़ूंगी तो पढ़ाऊंगी कब, है ना, हाँ कमेंट करूंगी तो पढ़ाऊंगी कब, इसीलिए सुनो चीजों को। अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ ले कि जो अम्ल होते हैं उनका पीएच मान कितने से कितने के बीच में होता है, तो 0 से 6.9 के बीच में होता है। अब 6.9 के बीच बात तो डायरेक्ट 7 आएगा, तो 7 पर तो ना कोई चीज अम्ल है ना कोई चीज क्षार है, 7 तो उदासीन है बेटा, और उदासीन यानी न्यूट्रल। और कभी न्यूट्रल किसी चीज का एग्जाम्पल पूछ ले तो बताना आसूत जल, क्या बताओगे भाई, आसूत जल, डिस्टिल्ड वाटर, जो कि आपके एसी से निकलता है, डिस्टिल्ड वाटर प्यारे बच्चे। तो डिस्टिल्ड वाटर का जो पीएच मान है वो 7 होता है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है इसका पीएच मान भी 7 होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर हो गया, और प्यारे बच्चे क्या हो गया आप लोगों का, ऑक्सीजन गैस, तो पूरा यहाँ पे लिख दी। तो भाई डिस्टिल्ड वाटर हो गया आप लोगों का,
और क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस। ये है न्यूट्रल, ये है उदासीन। ठीक है, बाकी आपको इससे आगे की जो वैल्यू है 7.1 से 14 के बीच होते हैं क्षार। अब बेटा अम्ल जो है ना, ये 2 तरीके के होते हैं और क्षार भी 2 तरीके के। मैम अम्ल 2 तरीके के कैसे कैसे होते हैं? एक होता है प्रबल अम्ल। प्रबल का मतलब स्ट्रोंग बेटा, प्रबल अम्ल यानी स्ट्रोंग एसिड, यानी बड़ा ताकतवर एसिड है भाई जो जला देगा, स्ट्रोंग एसिड, जिसको आप तेजाब भी बोल सकते हो। और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल, यानी थोड़ा कमजोर एसिड है, दुर्बल अम्ल, जिसे तुम खा भी सकते हो बेटा, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। ठीक है, तो आपको ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कि जो प्रबल अम्ल होते हैं इनका पीएच मान कितने से कितने के बीच होता है? तो बेटा 0 से 3 जिनका पीएच मान होता है। कैसे? 0 से 6.9 मैंने सभी अम्लों का बताया। अब इनमें छुपे हुए हैं स्ट्रोंग और वीक एसिड। तो बेटा स्ट्रोंग एसिड का पीएच मान कभी भी पूछ ले तो कितना होता है? 0 से 3। अगर किसी का पीएच मान 0 है ना तो बेटा जला देगा तुम्हें वो, जैसे तेजाब। तेजाब के बारे में सुना? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, टॉयलेट साफ करने वाला जो तेजाब आता है उसका पीएच मान 0 होता है बेटा। तो वो कितना स्ट्रोंग एसिड है ना, 1, 2, 3, यानी 0 से 3 तक जिनके पीएच मान होते हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं प्यारे बच्चे। समझ में आई ना? हाँ बेटा बिल्कुल, विपिन बेटा बिल्कुल ठीक। सर्दी लगने लगी, अब तो कंबल निकाल लो भाई। प्रियंका आओ इधर। अब देखो ये दुर्बल एसिड जो होते हैं इनका पीएच मान कितने से कितने तक होता है? तो बेटा जब 0 से 3 हो गया इनका पीएच मान, टोटल होता है 69 तक। तो बेटा 3.1 से लेकर 6.9 के बीच में जो भी आपको अम्ल नजर आते हैं उनका पीएच मान होता है दुर्बल, मतलब वो होते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल आपको पूछ ले, आ जाओ अब बताती हूँ एग्जाम्पल कि भाई कौन कौन से एसिड ऐसे हैं जो बड़े स्ट्रोंग होते हैं। तो आप लोग बताकर चलोगे कि प्रबल अम्ल का एग्जाम्पल है भाई HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, HNO3 बेटा ये जरूर याद कर लेना। ये तीनों के तीनों स्ट्रोंग एसिड है, प्रबल अम्ल है। ठीक, चलो वीक की बात करें, कमजोर अम्ल की बात करें, जिसको तुम खा सकते हो, जिसको तुम खा सको, जैसे सिरका, CH3COOH, सिरका हो गया। एसिटिक एसिड बोलते हैं जिसको, सिरका, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको। ठीक है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल सिरका। ठीक, ये हो गया। और बेटा HCOOH हो गया, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल जो कि चींटी के डंक में होता है, ये हो गया बेटा। ठीक है, ये होते हैं कमजोर एसिड। समझ में आई बात? ये कमजोर है। ठीक, क्या पानी वाटर एसिड है? नहीं बेटा, पानी वाटर एसिड कैसे हो गया? पानी तो उदासीन है, न्यूट्रल है, ना अम्ल है ना क्षार है। ठीक है, क्लियर? चलो अब आ जाओ, अब आगे बात करते। शिवे ऐसा क्या हो गया बेटा जी, ये बताओ। अब आगे बात कर रहे हैं भाई क्षार की बात। चलो, क्षार भी 2 तरीके के होते हैं, क्षार भी 2 तरीके के हैं। सॉरी, कौन कौन से? भाई प्रबल होते हैं और दुर्बल, जैसे अम्ल थे, प्रबल क्षार यानी स्ट्रोंग स्ट्रोंग बेस, और दूसरे हैं दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस, वीक बेस। ठीक है, अब मैम जी जो आपने बताया कि प्रबल क्षार जो होते हैं स्ट्रोंग वाले क्षार, इनका पीएच मान कितने से कितने के बीच होता है? तो बेटा याद रखना, जिनका पीएच मान 11, 12, 13, 14, जिनका पीएच मान 11, 12, 13, 14 हो, वो होते हैं प्यारे बच्चे प्रबल, वो स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग बेस कहे जाते हैं। जैसे आपने अभी बताऊंगी एग्जाम्पल। ठीक है, चलो अब दुर्बल की बात करते हैं। दुर्बल का पीएच मान होता है 7.1 से लेकर 10, ठीक है, या 10.9। ठीक, तो इतने से इतने तक के जो आपके क्षार है वो होते हैं दुर्बल पीएच मान वाले, वो होते हैं दुर्बल पीएच मान वाले। समझ में आई? तो पीएच स्केल पर 14 तक ही नंबर लिखे होते हैं, जिनमें से 11, 12, 13, 14, 14 जो होगा ना
वो सबसे स्ट्रोंग होगा, वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होगा। जैसे 0 पर जो होगा अम्ल वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग होगा, वैसे 14 पर जो होगा क्षार वो सबसे ज्यादा स्ट्रोंग क्षार होगा। सबसे अधिक प्रबल कौन होता है? जिसका पीएच मान 14 होता है, सबसे अधिक प्रबल क्षार होता है वो। ठीक है, समझ में आई? क्लियर? आंसू जो होते हैं उनका भी पीएच मान आपका 6 के आसपास होता है। चलो आओ, अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ और चीजें बताती हूँ। अब जैसे कि आपको एग्जाम्पल पूछ ले कि प्रबल क्षार कौन कौन से हैं भाई, प्रबल क्षार, तो आप लोग याद रखना, प्रबल क्षार के अंदर 2 नाम जरूर याद रखना, NaOH, ठीक है, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी के बहुत सारे नाम है बेटा, किसी को बोलते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही दूसरा नाम क्या है? कास्टिक सोडा। इसी को ही बोलते हैं दाहक सोडा, दाहक सोडा। तो ये भी पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में कि कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बताओ, दाहक सोडा का फॉर्मूला बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ। तो यही है बेटा NaOH, इसका पीएच मान 14 होता है बेटा, सबसे स्ट्रोंग क्षार है ये। ठीक, अब इसका यूज कहाँ करते हैं? साबुन बनाने, कपड़े धोने के साबुन है ना, उनको बनाने में, कपड़े धोने के साबुन बनाने में, कपड़े धोने के साबुन उसमें करते हैं बेटा इसका यूज। वॉशिंग सोप जो आती है, कपड़े धोने की साबुन, इसको कठोर साबुन भी बोलते हैं, कठोर साबुन, हार्ड सोप। तो कई बार पूछ लेता है कि हार्ड सोप जो होती है उनको बनाने में किसका उपयोग करते हैं, कौन से क्षार का? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का। देखो आ रहा है ना OH, हाइड्रोक्साइड होते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आओ आगे, अगला एग्जाम्पल लिखना KOH, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बोलते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। के सिंबल होता है पोटेशियम का और OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो बेटा नहाने के साबुन बनाने में, नहाने वाली साबुन आती है ना, नहाने की साबुन बनाते हैं इससे। और नहाने की साबुन को बोलते हैं कोमल साबुन, मृदुल, मृदुल, ठीक है, मृदुल साबुन, मृदुल साबुन बोलते हैं इसको, मृदुल साबुन। सॉफ्ट सोप, सॉफ्ट, नहाने वाली जो साबुन होती है वो होती है सॉफ्ट सोप। अब बताओ, इतनी बात समझ में आई सभी को? बोलो। मैं तुम्हारी सादगी की क्या मिसाल दूं, इस सारे जहां में बेमिसाल हो तुम। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। सावन का फॉर्मूला, सावन बेटा या साबुन? सुबह से लाइट नहीं है, फोन चार्ज नहीं है, आज 30% ही चार्ज है, 30 आवर्स की क्लास लेना। ठीक, तो ये नहाने की साबुन बनाने में होता है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्लियर? मैंने क्या लिखा है बेटा? यही तो लिखा है कि रेड को ब्लू करते हैं, जो क्षार होते हैं, मैंने बेटा वही तो लिखा है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं, वही तो लिख रखा है बच्चे। ठीक है, चलो, हाँ, जिसमें OH आयन हो वो क्षार होते हैं। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब आगे क्या बात करनी है हम लोगों को कि मैम जी, हाँ, अब देखो, कभी आपको पूछ ले कि ये कैसे है, ये कैसे क्षार है, तो ये सारे के सारे प्रबल क्षार है। देखो ये रहा DBH हाइड्रोक्साइड, जो मैंने अभी भी बताया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें से बस तुम्हें 3-4 ही याद करने हैं, ये सारे जो होते हैं आपके स्ट्रोंग है, सारे के सारे प्रबल है बेटा, प्रबल क्षार है। तो कितने याद करने? शुरू के 3 याद कर लेना। शुरू के 3 कैसे? देखो, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा, ये KOH। वैसे ये आपको पूछेगा अगर पूछा तो ये स्ट्रोंग होते हैं सारे के सारे। आ जाओ दुर्बल की बात करते हैं। ये दुर्बल है प्यारे बच्चे, ये दुर्बल अम्ल है।
ठीक है, ये दुर्बल अम्ल है। देखो मैंने बताया था CH3COOH। अब आप बोलोगे मैम OH तो इसमें भी आ रहा है, तो बेटा ये COOH है, ठीक है, ये अम्ल है, अम्ल याद रखना। ठीक, तो ये हो गया हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोसायोनिक अम्ल, बेंजेनोइक अम्ल किसमें होता है, बेंजेनोइक अम्ल घास में, ग्रास घास जो होती है, ठीक, मैथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड जो चींटी के डंक में होता है, चींटी के डंक में, कई बार चींटी काट लेती है ना, से दर्द लगता है आपको, तो चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। एंट, रेड एंट जो होती है, रेड एंट स्टिंग, इसके अंदर होता है फॉर्मिक एसिड। ये क्वेश्चन आया था पिछली बार कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, आप बता दोगे फॉर्मिक एसिड होता है चींटी के डंक में, ये चींटी के डंक में होता है, जिसको मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, या अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ दुर्बल क्षार का। तो बेटा ये हैं सारे के सारे दुर्बल क्षार, ये कमजोर है, ये कमजोर क्षार है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब दुर्बल क्षार है, वीक बेस है बेटा। क्या है ये सब के सब, वीक बेस। तो स्ट्रोंग में 3 याद कर लिया, लीबियत हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कमजोर है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम, कॉपर और जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्लियर। चलो जब भी आप अम्ल और क्षार को मिलाते हो तो उदासीनीकरण की क्रिया होती है, जिससे बनते हैं सॉल्ट, लवण। तो लवण बाद में पढ़ाऊंगी, लवण बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। चलो हाँ, मैं आपकी PDF जो है वो कंबाइंड भी डलवा दूंगी, तुम परेशान मत हो, ठीक है। हाँ अब देखो, हल्दी से कपड़ा लग जाता है, हल्दी का दाग साबुन लगने पर लाल हो जाता है, क्योंकि जो आपकी हल्दी है वो एक इंडिकेटर की तरह काम करती है, सूचक की तरह, और सूचक की तरह काम करेगी। तो जैसे आपकी हल्दी है, हल्दी का दाग लग गया शर्ट पर, आपने उस पर रगड़ दी साबुन, तो साबुन होती है क्षार। तो जब भी क्षार हल्दी के साथ रिएक्शन करते हैं तो हल्दी के कलर में परिवर्तन कर देंगे। जैसे ही हल्दी के दाग पर साबुन रगड़ोगे एकदम से दाग का रंग लाल हो जाता है बेटा, तो वो हल साबुन क्या होती है, क्षार होती है, ठीक है। तो ये बात भी मैं आपको बताऊंगी अगली क्लास में, लिख, ठीक। चलो चलो आओ आगे बात करते। अब एक बच्चे ने लिख रखा है कि दिवाली की छुट्टियों में साइंस की पूरी मैराथन लगवा देना। तो मुझे दिवाली भी मत बनाने दो, है ना, ना तुम बनाओ ना मुझे बनाने दो दिवाली। भैया त्योहारों पे तो कुछ करन दो, कुछ घर में पूजा, साफ सफाई, थोड़ा गांव में अपने हमारे जो देवता वगैरह होते हैं उनको पूछ कर आने दो। भैया त्योहारों पर भी मैराथन लगवा लें, ये बहुत बढ़िया बात कही, दिल खुश कर दिया है। त्योहारों पर भी मैराथन लगवा लें तुम्हारी, इतने भी पढ़ाकू मत बनो, त्योहार तो बना लो, दिवाली है, यही त्योहार होते हैं जिनकी छुट्टी होती है, वरना साल भर में कोई भी त्योहार आ जाए छुट्टी होती ही नहीं है, सिर्फ दिवाली की और होली की होती है, ठीक है। तो ये तो बनाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है, कैसे कैसे क्लासेस रहते हैं, परेशान मत हो, फिजिक्स करो आराम से, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। आओ बेटा आगे बात करते हैं। अब मैं आपको लिखवा देती हूँ कि किसके अंदर कौन सा एसिड होता है, पहले ये लिख लो, ठीक है। चलो आओ, सबसे पहले बात करते हैं सेब में कौन सा अम्ल होता है, सेब में, एप्पल, एप्पल में कौन सा एसिड होता है, तो आप लोग बताओगे सेब में होता है मैलिक एसिड, ठीक है, मैलिक अम्ल, सेब में होता है मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल, ठीक है। चलो इसके बाद आप लोगों को पूछ ले कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है, टमाटर, टोमेटो में, तो टमाटर जो होता है, टमाटर में होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड होता है नींबू में, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ऑक्जेलिक, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। और ऑक्जेलिक एसिड ही होता है बेटा पालक में भी, तो टमाटर के साथ पालक भी लिख लेना, पालक, स्पिनच, पालक में भी क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड ही होता है, ठीक। चलो तीसरा है नींबू, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, नींबू में, लेमन में,
तो नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल। नींबू में होता है भाई सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। अभी अभी आपको एग्जाम में जो पैट के एग्जाम हुए थे उसमें पूछ लिया था कच्चे आम में कौन सा होता है, तो लिख लो भाई, कच्चा आम खट्टा होता है, कच्चा आम जो होता है रो मैंगो, इसमें कौन सा होता है, तो बेटा कच्चे आम के अंदर होता है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ठीक है, टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। चलो आगे आओ, आपको पूछ ले इमली में बेटा, इमली, इमली खाते हो, टैमरिंड, इमली में भी यही होता है टार्ट्रिक एसिड, इमली और कच्चे आम में दोनों में होता है टार्ट्रिक एसिड, ठीक। चलो 5वें नंबर पर पूछ ले, चाय या कॉफी पीते हो भाई, टी और कॉफी, चाय और कॉफी में कौन सा एसिड होता है, चाय में और कॉफी में, तो बेटा चाय में और कॉफी में होता है टैनिक एसिड, टैनिक अम्ल। चाय और कॉफी ज्यादा पीते हैं तो एसिडिटी बन जाती है ना, एसिडिटी मतलब एसिड होता है इनमें, तो टैनिक अम्ल होता है चाय और कॉफी के अंदर, टैनिक एसिड, ठीक है, समझ में आई भाई बात। चलो बहुत बेहतरीन। 6ठे नंबर पर पूछ ले आप लोगों को कि जो मक्खन होता है, मक्खन, मक्खन बटर, उसमें कौन सा एसिड होता है, तो बताना ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, बटर यानी ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक एसिड, ठीक, समझ में आई बात। इस तरीके से पूछ लेगा आपको कि किसमें कौन सा एसिड होता है। आओ आगे बात करते हैं। लाल चीटी में तो अभी भी लिखवा ही दिया था फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है और मैंने आपको सिरके में भी लिखवा दिया था एसिटिक एसिड होता है। अब और क्या है, आपको पूछ ले, घास में भी आपको लिखवाई दिया था बेंजोइक एसिड होता है, देखो अभी अभी लिखवाया था घास में, देखो ये लिख रहा, घास के अंदर होता है बेंजोइक एसिड, ठीक, और बेटा चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड या मैथिनोइक एसिड, ये लिखवा दिया। आ जाओ, दूध में कौन सा होता है भाई, लैक्टिक एसिड, बिल्कुल, दूध कौन सा होता है, दूध में, दूध में कौन सा होता है, मिल्क में, आप लोग बता दोगे लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है दूध के अंदर, ठीक है। आपको पूछ ले बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया जीवाणु, जीवाणु भी तो सब्जी को सड़ा देते हैं, तो बैक्टीरिया में कौन सा एसिड होता है, तो याद रखना टिकोइक एसिड, टिकोइक अम्ल, टिकोइक अम्ल होता है बैक्टीरिया में, टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड बैक्टीरिया में होता है टिकोइक एसिड, ठीक है, टिकोइक अम्ल बैक्टीरिया में, जीवाणु में, ठीक। अच्छा जी गोलू जी बहुत बढ़िया बेटा, दूध में लैक्टिक एसिड, हाँ जी, अच्छा हरिंद्र बेटा बहुत बहुत शुक्रिया। दही और दूध में दोनों में लैक्टिक एसिड ही होता है बेटा, अगर दही लिखना चाहो तो दही पूछे या दूध पूछे, लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो कर्ड और जो आपकी दही होती है दोनों में, आंवले में भी बेटा यही होता है, आंवला जो होता है इसमें भी आपका सिट्रिक एसिड, खट्टा होता है आंवला, ठीक। चलो चलो चलो, हाँ पीएच मैन भी बताऊंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो, टेंशन ना लो, सब कराएंगे जो भी एग्जाम में आएगा, ठीक है कशिश जी। चलो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब आप लोगों की कल से होगी फिजिक्स की क्लास, ठीक, समझ में आई बात। अब इसी टॉपिक को जब मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगी ना केमिस्ट्री, इसी टॉपिक को मैं एक बार फिर से आप लोगों को उठाऊंगी, इसमें से जो चीजें छूटी हुई हैं उनको फिर एक बार फिर से कराऊंगी, ठीक है। फिलहाल यहीं से आपको मिल जाएगा सारी चीजें,
और ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेनी है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली जब तक बने हैं। बाकी जो दूसरे टॉपिक हैं वो फिजिक्स के बाद हम लोग करेंगे, या दिवाली के बीच में अगर टाइम मिलता है तो मैं आपकी क्लासेस लगवाऊंगी। तो एक बार शेड्यूल देख लीजिएगा, अगर क्लास मैंने शेड्यूल करवाई है तो होगी, अगर शेड्यूल नहीं करवाई है तो फिर अपनी दिवाली को एंजॉय करना ही है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? ठीक, तो इसी को जब केमिस्ट्री को फिर से शुरू करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, आपको पीएच मान भी लिखवाऊंगी और एक बार ये सारी क्लास फिर से आपको रिवाइज भी करवा दूंगी। ठीक है, ठीक भाई। एक बच्चा कुछ विटामिन के लिए पूछ रहा है, कमेंट निकल गया उसका। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग बने हुए ही हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं बेटा टेलीग्राम ग्रुप में भी, इसीलिए आप लोग सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड ही मैसेज करें। कई बार बच्चे डाउट किसी दूसरे टीचर से साथ में मुझे भी टैग कर देते हैं, तो बहुत सारे मैसेज इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उनको मैं पूरी रात भी पढ़ूँ तो फिर पढ़ नहीं पाती हूँ। इसीलिए अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन जो है ना वो ही पूछा करो प्यारे बाल को, ठीक है। चलो, तो कल से आप लोग करने वाले हो फिजिक्स, ठीक। हाँ, छुट्टियाँ आपकी 11 से आई थिंक होगी, तो अभी 2-3 दिन फिजिक्स पढ़ो आप लोग, उसके बाद आप लोगों का फिजिक्स ही चलेगा, फिर मैं आपको केमिस्ट्री कराऊंगी जो आपके बचे हुए टॉपिक है। ठीक बेटा, चलो तो धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।